सो हेलो गाइस, हम लोग अपनी UNFCCC वाली जो वीडियोस थी पुरानी वाली, उसमें देख रहे थे कि कैसे UNFCCC का गठन हुआ, उसके पीछे के क्या क्या बैकग्राउंड थे। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। यह रहा कुछ टाइमलाइन। 1979 में फर्स्ट WCC हुआ, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ बातें उठी। फिर उसके बाद फिर 1988 में IPCC स्टेबलाइज हुआ। तो इस सबसे पहले भी हम लोग 1971 से देख सकते हैं। एक मिनट, रामसर कन्वेंशन से देख सकते हैं, वहीं स्टार्ट करते हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। रामसर एक शहर का नाम है ईरान में। 9 फरवरी या 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन विश्व के जितने भी, वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंजेस के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम उनको इन सबको एक नज़र में देखते हैं क्या कैसे हुआ। ठीक है, फिर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व के बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स उस समय मीटिंग हुई और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का क्या मतलब था? ये एक तरह की ग्लोबल ट्रीटी थी, ठीक है, जो अभी साइन तो हो रही है 1972 में, लेकिन ये कमिंग टू फोर्स इन 2001 में कन्वेंशन में आया था। इसका काम क्या था कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन से कैसे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिकॉग्निशन ऑफ द एनवायरनमेंट एज अ शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार किसी डिक्लेरेशन के द्वारा बताया गया कि एनवायरनमेंट एक शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की या कंट्री की या इंडिविजुअल की। ये हम लोगों की सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो 1971 में रामसर, 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम एक कैपिटल है, जगह है स्वीडन में, यूरोप में, बाल्टिक सी के आसपास। तो वहीं एक डिक्लेरेशन हुआ। इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या था कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। ठीक है, POP एक तरह से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हम लोगों के द्वारा यूज करने वाले डेली मटेरियल्स रहते हैं, उससे ही लोग इमिट होते हैं एनवायरनमेंट में, और फॉर द लॉन्ग टाइम दे आर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा इसी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुआ बना, जो फर्स्ट यूनियन एजेंसी, ऐसी ही फर्स्ट यूनियन एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर डेवलपिंग कंट्री में है। ठीक है, यानी कि ये नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो UN की पहली ऐसी कोई एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर किसी डेवलपिंग कंट्री में है। ठीक है, ये ग्लोबल साउथ को भी एक तरह से प्रमोट करती है कि हाँ, कुछ उसकी आवाज़ में दम है, हम वी आर समथिंग। और इसके लिए इंडिया ने UNEP के तर्ज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, टाइगर एज नेशनल एनिमल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एनवायरनमेंट के लिए हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट किए थे। जैसे 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम लोगों ने DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए कुछ एक्ट लाए थे। तो ये हम लोगों को इंडिया लेवल पर हो गया। और ये वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या चल रहा है। UNEP का जो गठन हुआ वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के द्वारा हुआ था। इसका सेंटर जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में था। ठीक है, अब देखते हैं 1975 में एक थ्योरी आई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी, जिसके द्वारा बताया गया कि अ सिस्टमेटिक मॉडल ऑफ हाउ ह्यूमन विल कॉज देयर ओन एंड बाय 2022। ये क्लब ऑफ रोम की एक थ्योरी, मतलब वहाँ बहुत सारे लोगों ने एक तरह से ये थ्योरी बनाई कि आदमी जो है अपना सर्वनाश खुद करेगा। कैसे? धीरे धीरे जो ये ग्रोथ कर रहा है, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है AP में, और वो रिसोर्सेस हैं बढ़ रहे हैं GP में। तो इस तरह से रिसोर्स और अन्य चीज़ों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर 92 आता है, 10 साल हो गए, 72 में बना था, 10 साल बाद एनिवर्सरी UNEP की। फिर 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। वियना जगह है ऑस्ट्रिया में, वहाँ हम लोग देखते हैं वियना कन्वेंशन ये मेनली था ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए कैसे हुआ था। उसी के आधार पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया जो अडॉप्ट हुआ 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, रेगुलेट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स रिफर टू एज ODS, ओजोन डिप्लीटेटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ 100 ODS, ऐसे पदार्थ जिनसे ओजोन में छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं।
अब वो 100 मैन मेड केमिकल्स थे, उनको बैन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी। ठीक है, फिर उसी का एक अपडेटेड वर्जन आया था 2016 में, किगाली एग्रीमेंट, जिसमें ये बताया गया था ठीक है एक ओडीएस तो ठीक है, लेकिन ओडीएस के अल्टरनेटिव ग्रुप में हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया है, हम लोग ढूंढ लिए थे HFCs, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स। तो किगाली एग्रीमेंट इसलिए आया था कि फेस डाउन करेंगे प्रोडक्शन ऑफ HFCs को। ठीक है, इसके अलावा फिर 1987 में ब्रुकलिन रिपोर्ट आती है, ब्रुकलिन कमीशन नाम पर, ये अवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। फिर आता है 1988 IPCC, स्टेबलाइज बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड UNEP, इन दोनों के द्वारा IPCC का गठन होता है। इसका मेजर वर्क क्या रहता है कि एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड साइंटिफिक व्यू देता है उन क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी कल वाली वीडियो में देखा था कि क्लाइमेट चेंज में एक तरह का डाटा प्रोवाइड करती है, उसी डाटा के बेस पर जो UNFCC है वो डिसाइड करती है कि कितना हम लोगों को रिडक्शन करना है, कितना किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कितना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, NDCs होना चाहिए। तो ये जो डाटा रहता है, कौन सा डाटा बेस्ड रहता है, IPCC का। ये एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट अपनी पब्लिश करती है, असिस्टेंट रिपोर्ट फर्स्ट, असिस्टेंट रिपोर्ट सेकंड। तो हाल ही में इसकी सबसे लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट कौन सी थी, असिस्टेंट रिपोर्ट 6 थी, इस पर बताया गया था कि कितना हम लोगों को अपना जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से CO2 लेवल है एटमॉस्फेयर में, उसको कितना हम लोगों को कम करना पड़ेगा, कितना रेगुलेट करना, कितना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो IPCC का बना 1988 में, ये एक तरह से सीक्वेंस में है इसका, टू एसेस रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस कार्बन क्लाइमेट चेंज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, एंड इट्स पोस्टल ऑप्शंस ऑफ मिटिगेशंस एंड proportion. The work of IPCC is to produce report so that UNFCCC can work to stabilize ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, फिर 1992 में आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। ठीक है, उसी आधार पर बना रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट से हम लोगों को मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है UNCBD, UNFCCC, UNFCCD। UNCBD यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड UNFCCD यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए, कॉम्बेट फॉर डेजर्टिफिकेशन के लिए, कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये रियो अर्थ समिट में 3 सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन बने। ठीक है, ये सभी 5 जून को बनी थी, और इसलिए हम लोग 5 जून को जो होता है तो क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। ठीक है, अब ये कॉप होता है, कॉप होता क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह की कंट्री के मेन मिनिस्टर ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक देश के जो भी पार्टीज रहते हैं, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट, वो साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक रिसर्च पेपर, NGOs रहते हैं बहुत सारी, उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक्स रहते हैं, ये सब लोग आते हैं, अपना अपना यहाँ इनपुट देते हैं, फिर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए सब पर ये प्रभाव होता है। ठीक है, CBD के लिए बहुत सारी कॉप मीटिंग हुई, ये कॉप मीटिंग अलग अलग होती हैं। जैसे CBD के लिए कॉप अलग हुई, UNFCCC के लिए कॉप अलग हुई। अभी UNFCCC की जो कॉप हो रही है अभी प्रेजेंट में, कॉप 30 हुई है, बेले में ब्राज़ील में हुई है। इसके पहले कॉप 29 हुई थी, कहाँ हुई थी, ये अजरबैजान के बाकू में हुई थी। इसके पहले कॉप 28 हुई थी, ये कहाँ हुई थी, UAE में हुई थी। तो इस तरह से ऐसे किसी भी ये तो पर्टिकुलर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंट की, उसके पहले की, उसके बाद की जो आने वाली हैं, तो इन तीनों चीज़ों को ट्रोइका कहा जाता है, ट्रोइका। ठीक है, ट्रोइका ऐसे भी बना सकते हैं ट्रायंगल के रूप में। ये प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट समझ सकते हैं, ये इसके पहले की है, ये इसके बाद की है। ठीक है, तो अभी जैसे कि है ट्रोइका में कौन कौन सा आएगा, अभी कॉप 30 चल रहा है। कॉप 30 कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कॉप 29 कहाँ हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। और ये कॉप वो है, कौन से कहते हैं इसको, कॉप 29 समझ लेते हैं इसको, कॉप 29। फिर 28 कहाँ हुआ था, UAE में। कॉप 30 कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। ठीक है, तो इस तरह से ट्रोइका हुआ। CBD यानी कन्वर्जेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेशियन प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स दिए गए हैं। आईची के 20 टारगेट दिए गए थे कि कैसे करना है। नागोया कार्टेशियन प्रोटोकॉल में कैसे बताया गया है कि उन सब्सटेंसेस का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जो इफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, इसके अलावा साइट्स भी है और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अलावा जो UNFCCC है उसके लिए
कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म चल रहा है, कार्बन ट्रेड क्या होता है, क्लीन CDM क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। इसके लिए 2 प्रोटोकॉल आए थे, क्योटो फर्स्ट आया था, क्योटो सेकंड आया था, और पेरिस बोन और कैट्यून्स, ये सब अलग अलग टॉपिक चलते हैं। ऐसे ही UNFCCC के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग देख रहे थे मेनली UNFCCC के बारे में, इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण वो बातें हुई हैं, कौन नहीं हुई हैं। तो उससे पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं COP CBD 10 के लिए आईची में 20 टारगेट रखे गए थे, 5 गोल रखे गए थे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट होगा, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगा, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स होगा, ये सब आईची टारगेट्स में बताया गया था। फिर ये COP CBD 11 हैदराबाद में होता है कि फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस इन द इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। मेजर आउटकम्स क्या क्या थे, रोल्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिकॉग्नाइज डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज डिसाइडेड टू डबल द फंडिंग, ठीक है, नेक्स्ट 8 years टू हेल्प डेवलपिंग। तो ये पैसे की बात हो जाती है, क्या कैसे हो जाता है ब्लू इकोनॉमी के बाद। हम लोग देख रहे थे अपना क्लाइमेट चेंज वाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या कैसे किए हैं, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे। ठीक है, तो UNFCCC हम लोगों ने देखा, UNFCCC बना। ठीक है, ये बना कितना 1992 में बना था, फिर 1994 में इसका क्या होता है, ये फोर्स में आता है। ठीक है, फिर आता है इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ फर्स्ट होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ सेकंड होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ थर्ड होता है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ थर्ड पार्टीज़ होती है उसी को क्योटो, जापान के एक शहर क्योटो में होता है, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये एक तरह से फर्स्ट कमिटमेंट था कि कैसे हम लोग अपने इंडस्ट्रियल लेवल के पहले, हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ से पहले जो हम लोगों का क्या था इमिशन था CO2 का, उसके लेवल तक हम लोग लाएंगे अपने प्रेजेंट के इमिशंस को। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हो गया था 1997 में। ठीक है, COP 3 में, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये 16 फरवरी 2005 को रेटिफाई हुआ, जब रशिया ने इसको रेटिफाई किया था। ठीक है, तो ये आ तो गया था 1997 में, स्टार्टिंग में ही आ गया था। जैसे 1994 में ये केम इंटू फोर्स आया UNFCCC, फिर 1995 में पहला COP फर्स्ट हुआ, फिर 1996 में COP सेकंड हुआ, फिर 1997 में COP थर्ड हुआ। तो COP थर्ड में ही जो क्योटो था ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट हो गया था, लेकिन रेटिफिकेशन हुआ था, फोर्स में कब आया था, जब रशिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें बात की गई थी, क्या बातें हुई थी, पोल्यूटर्स पे के बारे में बात की गई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर एक कंट्री की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी गई थी वो बहुत पहले ही देखी गई थी, तो इन लोगों के द्वारा जो पोल्यूशन है बहुत ही पहले हो गया था। 1950 के ज़माने से, 1850 और 1900 के ज़माने से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पर्टिकुलर प्रोडक्शन में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फर्म्स को जो ये लोग हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के दौर हुआ है। हम लोगों ने थोड़ा सा, हम लोग क्या थे, बहुत मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे वर द कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन और सम काइंड ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज़। तो इन लोगों के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है ये ऑटोमेशन सिस्टम, फैक्ट्रीज, फर्म्स, तो ये बहुत लेट हुआ है कंपेरेटिवली, लगभग 100 साल बाद। तो ये लोग ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी है, हम लोग अभी उससे 100 साल पीछे हैं। तो इनको थोड़ा सा जो रेगुलेशन है, इनके रेगुलेशन थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए कि अभी हम लोगों पर थोड़ा, अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे थोड़ा सा, तो हम लोगों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिपेंड है इसी ग्रोथ पर, ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वो लोग खाने बाहर मर जाएंगे, तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए CBDR लाया, कॉमन रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इन डेवलप्ड कंट्रीज पर ज़्यादा रहेगा, डेवलपिंग कंट्रीज पर थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो फर्स्ट आया था इसमें बोला था कि 5% के आसपास हम लोग अपने 1990s की जो वो हैं क्या कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन था उसके 5% तक हम लोग इसको मैनेज करेंगे। और इसका पीरियड कितना था, 2008 से 2012 तक। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल सेकंड, 2012 से 2020 तक। ठीक है, इसमें 100 बिलियन पर ईयर की बात की गई थी 2015 से 2020 के बीच में, और ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात आई थी। फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनता है, तालोनो डायलॉग होता है और कैटोवाइस होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। UNFCCC में जो कंट्रीज़ को बांटा गया है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है एनेक्स, एक होता है नॉन एनेक्स।
इसके अलावा भी कुछ होते हैं, एनेक्स सेकंड होता है, एनेक्स बी होता है, तो हम लोग उनको देखते हैं। एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज में मोस्टली डेवलप्ड और रिच कंट्रीज आती हैं, और कुछ ऐसी नेशंस आते हैं जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशंस में होते हैं, ठीक है। इन पर क्योटो बाइंडिंग होता है। और नॉन एनेक्स कंट्रीज ऐसी होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है, इन पर क्योटो प्रोटोकॉल नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कौन सी कंट्री होती हैं? इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रेयर टू 1990s, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट आर नॉट रीच OECD। ये ट्रांजिशन में इसलिए कहा जाता है कि ये कंट्रीज़ 1990s से पहले इंडस्ट्रियलाइज हो तो गई थी, लेकिन अभी भी ये इतना रिच नहीं है। सो जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये ATT नेशंस में आती हैं। इसके अलावा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट फर्स्ट कंट्री में जितनी भी OECD कंट्रीज आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं इनमें, और नेक्स्ट फर्स्ट वाली कंट्रीज हैं इनमें क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग होता है। जबकि नॉन एनेक्स कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वो नॉन बाइंडिंग होता है। अब देखते हैं कि एनेक्स सेकंड कंट्रीज़ क्या होती हैं। ये भी डेवलप्ड कंट्रीज ही आती हैं, लेकिन दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द EITs इन डेवलपिंग कंट्रीज़। एनेक्स कंट्रीज़ तो ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और OECD और रिच नेशंस हैं, लेकिन एनेक्स सेकंड में जो डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, इनका क्या काम रहेगा कि फाइनेंशियल के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगी इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कंट्रीज, या फिर कोई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो कैसे वो नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। भैया ये ले लो, ये ऐसी मशीन है, इस मशीन का इस्तेमाल करोगे तो कम धुआं फेंकेगा, कम इमिशंस होगा, तो इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट करेंगी एनेक्स सेकंड कंट्रीज़ में। एनेक्स सेकंड में जो भी कंट्रीज आती हैं। एनेक्स बी क्या होती है? एनेक्स फर्स्ट पार्टीज विद फर्स्ट एंड सेकंड राउंड क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस मिशंस। ऐसी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री जो एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकंड दोनों के मतलब कि जो क्योटो फर्स्ट और क्योटो सेकंड दोनों प्रोटोकॉल को रेटिफाई करती हैं, मानती हैं, वो एनेक्स बी में आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गया। क्योटो देखते हैं, क्योटो का काम क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस को एवरेज 5.2 2008-12 से एक कम करने की बात की गई थी। इसमें से एनेक्स फर्स्ट में कौन कौन सी गैसों का नाम गया था? CO2, CH4, NOx, PFC, परफ्लोरोकार्बन, HFC, HSSF और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में बताया गया था। इसके अलावा ये प्लांट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग नहीं देख रहे थे, हम लोग मेनली कॉमन अपना देख रहे हैं कि जो उसमें था, क्या कहते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। बाद में फिर नेक्स्ट वाला जो होगा देखते हैं। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ। अनलाइक प्रोटोकॉल, ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, और डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या था कि क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल ने बताया कि CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें। डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बताया और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में भी बताया, लेकिन वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी। तो इस तरह से इन लोगों में देखा गया कि हाँ ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ इसमें कभी खुश नहीं थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ठीक तो बोले कि इनको थोड़ा मार्जिन मिल रहा है, ऐसा नहीं है, देखिए कितना ग्रोथ कर रही है। USA तो हमेशा से इसके उसमें विरोध में था, वो तो क्योटो प्रोटोकॉल को भी साइन भी नहीं करता था, रेटिफाई भी नहीं करता था। तो इस तरह से देखा गया, विवाद का चल रहा था। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, ठीक है। कॉप मीटिंग होती है, कॉप मीटिंग में ये बताया गया कि ये पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ हुई। 2015 में क्या होता है, COP21 होता है पेरिस में। वहाँ ये एग्रीमेंट्स अदर कंट्रीज़ के बीच में होता है कि अब डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं रहेगा। हर एक वर्ल्ड लेवल पर ये हम लोगों की शेयर्ड विजन रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जैसे कि 1850 में 21 डिग्री सेल्सियस था, तो 28 डिग्री नहीं होना चाहिए अभी टेम्परेचर चल रहा है, तो ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो सी राइज लगभग 0.77 mm बढ़ सकता है। इससे बहुत ही ज़्यादा, अगर 1 मीटर भी सी राइज बढ़ता है तो 10 करोड़ पीपल इफेक्टेड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्टेड ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली बार डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, इसमें दोनों के लिए बराबर बात की गई। एक्सटेंडिंग द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू डील विद इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ईच कंट्री कमिट्स नॉन कमिटमेंट्स। अब इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं रहता कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, नहीं, हर एक कंट्री को बोल दिया गया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। तो आप लोग अपना कोई डिटरमाइन करिए कंट्रीब्यूशंस कि हाँ ये हम लोगों का है, हम लोग अपने से ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि इतना हम लोगों का गोल रहेगा, टारगेट रहेगा, और हम इसको अचीव करेंगे अपने हिसाब से। तो बोले कि भैया अपना ही गोल बनाओ, अपने से अचीव करो। तो उसी को बोला गया
NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, भी चीज़ लीगली बाइंडिंग रहेगा, क्योंकि भाई अपने से खुद बना रहे हो तो अपने से करना पड़ेगा। इंडिया का नेशनल NDC क्या था उस समय पेरिस एग्रीमेंट के लिए कि हाँ ठीक है भैया, इमिशंस हम लोग पर यूनिट GDP का 33 से 35% बिलो कर देंगे। उसके अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल्स पावर जनरेशन में 40% से हम लोग 2030 तक में कमी कर देंगे, ठीक है, देखो कुछ था। तो इस तरह से पेरिस एग्रीमेंट आया था। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज और नॉन एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज़ के लिए कुछ वो आया है, क्या कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। एनेक्स सेकंड कंट्रीज में हम लोगों को देखा तो ओनली OECD मेंबर्स होते हैं, ओनली एनेक्स सेकंड कंट्रीज और एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज। एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज में हम लोगों ने देखा था कि इसमें से इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस और OECD और सब आती हैं, लेकिन एनेक्स सेकंड में ओनली रिच कंट्रीज, ओनली OECD मेंबर्स आती हैं। इनका काम भी क्या रहता है कि ये एक तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी किसमें, अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट को प्रोवाइड कराने में, किसको, जो गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको मनी और टेक दोनों देंगे। ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में आया था, जिसको CDM या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इसके द्वारा इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन CER मिलेगा, ठीक है। एक तरह की कार्बन, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इशूड बाय क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर इमिशन रिडक्शन दैट इज अचीव्ड बाय CDM प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इनके द्वारा अगर ये कुछ सपोर्ट किया गया, मनी के द्वारा टेक किया, तो ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, अगर कोई क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे कोई भारत है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो OECD मेंबर्स के द्वारा इनको मनी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने में। तो इन सब के द्वारा जो CDM प्रोजेक्ट होता है, UNFCCC का CDM प्रोजेक्ट, उसके द्वारा इनको CER सर्टिफिकेट मिलेगा। ये CER सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि इतना लेवल पर ये पर्टिकुलर एमिशंस, ये जितना इन लोगों ने CER, जितने सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मान लीजिए एक 1 CCCC इक्वल टू 1 टन CO2 होता है, तो अगर लोगों को 1 CCC सर्टिफिकेट या कुछ मिलेगा तो 1 टन CO2 लोग और बढ़ा सकते हैं इमिशंस के रूप में। तो इस तरह से भैया ये कार्बन ट्रेड मैकेनिज्म चला है। तो कार्बन ट्रेड मैकेनिज्म में यही होता है भैया कि आप ये करिए, इन लोगों की हेल्प करिए, और पर्टिकुलर कंट्रीज़ को एक तरह से प्रोवाइड ही किया जाता है कि आप इतना कम कार्बन इमिशंस कर सकते हैं। तो मान लो ये कंट्री इतना इमिट कर रही है, इसकी लिमिट, दोनों की लिमिट इतनी है, ठीक है, और ये इतना इमिट कर दी है, और ये वाली इतना ही इमिट की है। तो इसे अपना जो कार्बन मैकेनिज्म, जो उसका ये था कोटा था, ये कोटा इसको सेल कर सकती है। तो ये कार्बन ट्रेड होता है, कार्बन ट्रेडिंग होती है, और इसमें कितना इसका प्राइस रहना चाहिए, कितना ये रहना चाहिए, ये सब वही डिसाइड किया जाता है CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और JE यानी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। कार्बन क्रेडिट, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। कार्बन क्रेडिट वही होता है कि टर्म फॉर एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 और एनी इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट 1 CCC होता है, 1 CCC इक्वल टू 1 टन CO2, या CO2 मतलब इसी ग्रीन हाउस गैस कोई भी हो सकती है। कार्बन ट्रेड एंड ओनली ऑकर बिटवीन एनेक्स फर्स्ट एंड नॉन एनेक्स सेकंड, ठीक है। कार्बन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एनेक्स फर्स्ट कंट्री और नॉन एनेक्स सेकंड कंट्रीज के बीच में ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकंड कंट्रीज में हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज भी हैं, और क्योंकि ये लोग अपने में ही ट्रेड कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये लोग इसकी हेल्प भी कराते हैं, नॉन एनेक्स कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, फाइनेंस भी देते हैं, ठीक है। कुछ जॉन इम्प्लीमेंटेशन भी है, जॉन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। फ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, अलाउज कंट्री विद इमिशंस रिडक्शंस एंड लिमिटेशन कंडीशन एनेक्स फर्स्ट नेशंस वेयर 2 और मोर एनेक्स फर्स्ट कंट्री कैन इमिट इन प्रोजेक्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस है भी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये मैकेनिज्म था। हम लोग देख रहे थे अपना COP30 देख रहे थे। उसके पहले हम लोग अपनी हिस्ट्री देखा, कैसे ये काम करता है पूरा। ये कार्बन प्राइस मैकेनिज्म ऐसे होता है, देखिए। कार्बन प्राइस इज अ मार्केट बेस्ड अप्रोच ऑफ पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस टू शिफ्ट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशंस ऑन टू द इंडस्ट्री इमीटर्स। कार्बन प्राइस रखने से फ़ायदा क्या है कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई, क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ, एमिशंस रिडक्शन हुआ, और बैक्ड बाई बिजनेसेस, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल बातें की गई थी इसके बारे में। हम लोगों ने देखा कैसे इसकी हिस्ट्री होती है, कैसे कार्बन ट्रेड होता है, कार्बन क्रेडिट होता है। पेरिस एग्रीमेंट देखा, पेरिस एग्रीमेंट कैसे क्योटो प्रोटोकॉल से डिफरेंट था, जितने भी इन्वायरमेंट के उस बारे में हुए। एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज देखा, नॉन एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज, एनेक्स सेकंड और एनेक्स बी कंट्रीज भी देखा, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कैसे COP30 के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे थे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।